Siddharth Jain, a mechanical engineer from IIT Roorkee, made it to the final list of Civil Services Exam 2015. His father is a CA and mother a homemaker. He got the 13th rank in his second attempt and is very keen to join the services. He firmly believes that honesty is the best policy. He attributes the credit of his success to family and friends. In talks with JagranJosh.com, he highlighted the important points of his IAS exam preparation. How do you feel after getting success in the IAS exam 2015? बहुत अच्छा लग रहा है जब आप इतने टाइम मेहनत करते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं तो एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है और वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ अभी। Whom would you like to thank for your success in the IAS exam and why? सबसे पहला तो मैं अपनी फैमिली को थैंक्स करूँगा। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी, सब कुछ, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली बहुत सपोर्ट किया सबने। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत होता है फैमिली से। टेक्निकल सपोर्ट और एजुकेशनल सपोर्ट प्लस सम साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही मेरे फ्रेंड्स ने बहुत दिया है। हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, तो मैं सबको, अपनी फैमिली प्लस फ्रेंड्स, सबको थैंक्स दूंगा इसके लिए। Please tell us about your family and educational background. माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम IIT रुड़की। मैंने 2014 में ग्रेजुएशन करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड माई सिस्टर इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CA। When did you choose to become a civil servant and why? थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में मेरे को ये आइडिया आया था। मेरा ऐसा नहीं था कि एकदम चाइल्डहुड ड्रीम है ये, बट थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, हम डिस्कशन करते थे, मेरा पीयर ग्रुप वगैरह डिस्कशन करते थे सोशल इश्यूज़ पे। तो हमें लगता था कि नहीं, वी शुड मेक सम चेंज इन सोसाइटी। तब मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड की तरफ जाऊँगा। Please tell us about your previous selection in civil services. दिस वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट। इसके पहले मैं इसी साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्ट हो चुका था, उसमें भी मेरी सेम रैंक थी। पिछले अटेम्प्ट में जो मेरी प्रॉब्लम आई थी वो था ऐसे राइटिंग, जिसमें मेरे को बहुत कम मार्क्स दिए गए थे। इस बार मैंने उसको इम्प्रूव किया है और उसकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरी रैंक अच्छी आई है काफ़ी। What motivated you to reappear in the civil services exam? एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट तो जनरली ऐसा होता है कि आपको अपनी गलतियाँ पता चलती है, तो जो मेन मोटिवेशन था वो तो मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट कराई कि नहीं फिर से दो। सेकेंडली जब मैंने अपनी मार्कशीट देखी तब मेरे को लगा कि नहीं, बाकियों में अच्छे नंबर हैं, बस एक पेपर की वजह से मैं रह गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा। What will be your priorities after becoming an IAS officer? मैं पहले से कोई प्रायोरिटी नहीं मान के चल रहा हूँ, बिकॉज इट डिपेंड्स मैं किस स्टेट में पोस्टेड होता हूँ। तो अगर मैं गुजरात में पोस्टेड होता हूँ या मैं झारखंड में पोस्ट होता हूँ, तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। बट फॉर एग्जांपल, बिकॉज मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हरियाणा है, तो हरियाणा में मेरी प्रायोरिटी होगी इनिशियली सोशल प्रायोरिटी, दैट इज़ सेक्स रेशो वगैरह की जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। एंड सेकेंडली द प्रिवेलिंग एग्रीकल्चर क्राइसिस जो हो सकता है इन फ्यूचर, बिकॉज ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रही है वहाँ की। तो ये दो मेरी प्रायोरिटीज़ होगी हरियाणा की, बट इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट। Please tell us about your hobbies and interests. हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में मैं स्पोर्ट्स एंड मेडिटेशन को इंक्लूड करता हूँ। स्पोर्ट्स में मैं तकरीबन हर तरह का स्पोर्ट खेलता हूँ और मैं शुरुआत से ही रोज़ 2 घंटे या 1 घंटा खेलता ही था। इवन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशंस मैं एक्सरसाइज करता था कुछ ना कुछ। हर तरह के स्पोर्ट्स खेलता हूँ मैं। मेडिटेशन में मैं विपस्सना मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ। मैं इसका कोर्स कर चुका हूँ 10 दिन का, और मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ इस मेडिटेशन को। Do you think examination is more analysis oriented now rather than fact oriented? यस, आई डेफिनेटली बिलीव सो कि एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अलॉन्ग विद एनालिसिस योर थिंकिंग स्किल्स एंड हाउ डू यू डेवलप योर थॉट प्रोसेस, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि सिर्फ मेंस में, इवन इन इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन फैक्चुअली नहीं आता है, यू कैन एनालाइज इन फ्रंट ऑफ देम और दे विल अप्रिशिएट दैट थिंग। तो येस, एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस हो गया है आफ्टर द पैटर्न चेंज। Is joining coaching institute indispensable for clearing the exam? I won't say it is indispensable, but it can help. It depends on person to person. फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं जो बिल्कुल अकेले तैयारी शुरुआत करते हैं और उनके पास बिल्कुल गाइडेंस नहीं होता। उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको हेल्प कर देते हैं। बट आई वुड से कि नहीं, बहुत अलग अलग मटेरियल्स अवेलेबल है आजकल, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर कोई चाहे एंड समवन हैज़ द विल पावर, तो वो बिना कोचिंग के आराम से कर सकता है क्लियर। Did you use internet? How helpful was it? इंटरनेट ने तो बहुत हेल्प की है। इनफैक्ट मेरी नहीं, सब इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं, बिकॉज आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको उसको एनालाइज करने के लिए उसको हर एंगल से देखना पड़ता है, और इस चीज़ में इंटरनेट आपका बहुत काम करता है। तो ये इंटरनेट मैंने बहुत यूज़ करा था। Which resource is the most relevant to update day-to-day knowledge as well as backgrounds of events and how? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो तो आपके मन में 3-4 क्वेश्चन आने चाहिए कि ये आर्टिकल आया क्यों है। फॉर एग्जांपल, आफ्सपा की न्यूज़ आए तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए, अच्छा ये आफ्सपा की न्यूज़ आ क्यों रही है। सेकेंडली, आपको उसके पीछे लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या वैल्यू बेस्ड बैकिंग देखनी चाहिए। लाइक आफ्सपा है तो इसके पीछे लीगल बैकिंग क्या है, आफ्सपा एक्ट। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपने ये सोचा, उसके नेक्स्ट आप सोचेंगे आफ्सपा एक्ट के थोड़े से प्रोविजंस
जो बेसिक प्रोविजन है जिसकी वजह से वो न्यूज़ पे आता है, आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपके मन में आना चाहिए अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें, ये तो आपका थर्ड क्वेश्चन आना चाहिए। देन द फोर्थ क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए दैट इज़ बाहर की कंट्रीज़ में जब ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज बाहर की कंट्रीज़ में भी होंगे तो वहाँ पे क्या होता है इसकी जगह। तो ये सब चीज़ें आप जब भी आर्टिकल को देखेंगे, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चन आपके मन में हमेशा आने चाहिए ताकि आप उस चीज़ को एनालाइज कर पाओ अलग अलग एंगल से। सेकेंडली कमिंग टू नोट मेकिंग, मैं ये बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि नोट मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर। इफ़ यू कैन मेक सॉफ्ट नोट्स दैट इज़ द बेस्ट, बिकॉज उसको अपडेट करना बहुत ईजी होता है, बट कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते सॉफ्ट नोट्स के साथ। तो मैं हार्ड नोट्स बनाता था, बट हार्ड नोट्स की अगर आप प्रॉपर इंडेक्सिंग करें तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा वाइल रिविजन। सो नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनालिसिस ऑफ एनी आर्टिकल फ्रॉम ऑल द एंगल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। What type of mindset should the candidates keep to handle evolving pattern of IAS exam? सबसे पहले आई थिंक मेंटल स्टेबिलिटी और कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपका माइंड काम होगा तब आप सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होगे टुवर्ड्स अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़। सेकेंडली जो हमारा माइंड सेट होना चाहिए, इट शुड बी वेरी डेडिकेटेड, हमारे पास विल पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कभी भी ये माइंड सेट लेके नहीं जाए हम कि जो पेपर चेक कर रहा है वी कैन फूल देम बाय राइटिंग पॉइंट्स दैट आर नॉट वेरी रेलिवेंट। सो वी शुड ऑलवेज बिलीव इन द विजडम ऑफ द एग्जामिनर। सो बेसिकली यही माइंडसेट लेके हमें एग्जाम देने जाना चाहिए कि विल पावर होनी चाहिए, द वन हु इज़ चेकिंग द पेपर इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अस एंड वी शुड बी काम एंड रिसेप्टिव टुवर्ड्स अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़। Please enumerate the do's and don'ts for preparation of IAS exam. ओके, सबसे पहले डूज़ पे आते हैं। तो डूज़ में आई विल सजेस्ट कि बी कंसिस्टेंट, बी डेडिकेटेड एंड प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक जाते हैं, तो राइट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली चूज़ अ राइट ऑप्शनल, ऑप्शनल की वजह से बहुत लोग रह जाते हैं, आप हर साल देखते हैं। चूज़ अ राइट ऑप्शनल। थर्डली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग ही बेसिकली आप पेपर में सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे, सो प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग। फोर्थली फ्रॉम द डे वन जस्ट प्रिपेयर लाइक यू विल ऑल्सो फेस एन इंटरव्यू। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं पर हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स है हम इन सब पे फोकस नहीं करते, तो वो इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अनदर पॉइंट इज अपनी वोकेबलरी एंड योर इंग्लिश फ्लो शुड बी वेरी गुड, वट एवर लैंग्वेज यू चूज़, इंग्लिश और हिंदी, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कमिंग टू द डोंट्स, ज़्यादा रिसोर्सेज मत फॉलो करिए, एक दो रिसोर्सेज पढ़िए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए, जो मैंने पहले बोला था अलग अलग डायमेंशन से। Do you think a good understanding of current affairs plays an important role in the IAS exam? करंट अफेयर्स IAS एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर पेपर में ऐसे से लेकर इंटरव्यू तक करंट अफेयर्स विल प्ले अ वेरी मेजर रोल इवन इन प्रीलिम्स। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। GS पेपर 1 जिसमें हमें लगता है कि यार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दीज आर वेरी स्टैटिक टॉपिक्स, नहीं, पर इसमें भी ये लोग सब कुछ रिलेट करके आता है जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट क्वेश्चन इन शेट 2014 पेपर वॉज हाउ डज इंडस वैली सिविलाइजेशन गिव इनपुट्स फॉर प्रेजेंट सिविलाइजेशन। सो इसको लोगों ने स्मार्ट सिटीज़ से रिलेट करा कि कैसे वो प्रेजेंट में हेल्प कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कैसे हिस्ट्री करंट अफेयर्स के साथ रोल प्ले कर रहा है। अब ज्योग्राफी पे आते हैं। एक क्वेश्चन था शायद इस बार कि पोल्यूशन दिल्ली में ज़्यादा क्यों है, बॉम्बे और कोलकाता में ज़्यादा क्यों है। सी पोल्यूशन वॉज एन इशू, वो क्वेश्चन डाल दिया गया है और इसको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में डाला गया है, तो इसको आपको ज्योग्राफी से रिलेट करना पड़ेगा कि वहाँ पे रेनफॉल होती है और बहुत अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन थोड़ा सबसाइड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आप हर चीज़ को करंट अफेयर से रिलेट कर रहे हैं। देन फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी इस बार 125th अम्बेडकर साहब की जयंती थी, तो अब इस बार लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। द थिंग इज, इतना वाइड कवरेज है टॉपिक्स का कि आपको हर चीज़ को रिलेट करना पड़ेगा विद करंट अफेयर्स, सो दैट एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड फॉर दैट करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर वाज अब अफ्रीका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज नाउ इट इज़ एन इमर्जिंग कॉन्टिनेंट। तो अब क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर, रिसोर्सेज इन अफ्रीका और इंडिया का क्या रोल है उसमें, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो लाइक दिस हमने देखा GS1 जो हम बहुत ज़्यादा स्टैटिक टॉपिक मानते हैं, वो भी करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कमिंग टू GS2, अब जैसे GS2 में क्वेश्चन आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड में, कोड का, तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिबेट्स चल रहे थे, राज्यसभा डी में भी काफ़ी डिबेट्स आए थे। तो अब इसको आप कैसे रिलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो आप देख रहे हैं कैसे स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट को मर्ज करके क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात आई, क्रिकेट डिप्लोमेसी में भी क्वेश्चन आया पूरा। दिवाली पे एक क्वेश्चन था शायद, राइट टू एनवायरनमेंट और दिवाली को दोनों ने इन्होंने मर्ज करा हुआ था कि क्रैकर्स बर्न करने से क्या हमारे राइट टू एनवायरनमेंट खत्म हो रहा है। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी अक्टूबर में ही शायद, कि जिसमें उसने दिवाली के ऊपर जजमेंट दी हुई थी। आई थिंक इट बैंड यूज़ ऑफ क्रैकर्स। सो आप देख रहे हैं कि कैसे फिर से करंट अफेयर्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपका हेल्प हो रहा है करंट अफेयर्स का। कमिंग टू GS3, GST के क्वेश्चन आते हैं आपके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्वेश्चन आए थे SEZ के, तो आप देख रहे हैं फिर से करंट अफेयर्स में आया। नाउ विल कम टू एथिक्स पेपर 4, अगेन आई विल शो यू कि कैसे करंट अफेयर्स आ रहे हैं इसमें भी। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन माइग्रेशन लास्ट ईयर, केस स्टडी थी, लास्ट केस स्टडी 2014 की। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे कंट्री में और उस पर उन्होंने पूरी केस स्टडी बना दी है। एक और केस स्टडी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में,
2014 की है, जिसमें बोला था कि एक कंपनी डेवलप हो रही है, शुड इट फोकस ऑन इकोनॉमिक और इकोनॉमीज़ और एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था और इस चीज़ को उन्होंने केस स्टडी में डाल दिया। तो अब देख रहे हैं, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है न्यूज़पेपर में, लाइक कहीं पे कोई मॉब इंसिडेंट भी हो गया, तो आपको केस स्टडी आ सकती है कि हाउ विल यू हैंडल दैट इंसिडेंट। या फिर मिड डे मील स्कीम, लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ था कि मिड डे मील स्कीम की वजह से, बिकॉज ऑफ सम केयरलेसनेस इन दैट स्कीम, काफ़ी डेथ्स हो गई थी एक स्टेट में। तो मिड डे मील स्कीम पे भी इस बार एक केस स्टडी आ गई थी इनडायरेक्टली कि आप सरपंच है तो आप किस तरह इसको हैंडल करेंगे। सो ईच एंड एवरी पेपर विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली विद अ टिंच ऑफ सम स्टैटिक पार्ट। इसको आपको सबको करंट अफेयर से रिलेट करना है। अब ऐसे में देखें, इंडिया अब एक इंक्रीजिंग पावर हो रही है, तो द ऐसे वॉज ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, ये एकदम एक ऐप टॉपिक था प्रेजेंट करंट अफेयर्स को देखते हुए। और कमिंग टू इंटरव्यू, यहाँ पे भी आपको सब करंट अफेयर से रिलेटेड होता है बहुत ज़्यादा। सो आप कोई भी रिसोर्स जो आपको सही लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आई विल सजेस्ट कि आप रिसोर्स गो थ्रू करिए, जो आपको सही लगे, आपको सूट करे, फॉलो दैट रिसोर्स। What suggestions would you like to give to the civil service exam aspirant? माई फर्स्ट सजेशन है, सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि आपको ये बनना क्यों है, सिविल सर्विस में आपको जाना क्यों है। जनरली हमारे को पेरेंट्स बोल देते हैं या फिर हम ऐसे ही चले जाते हैं दोस्तों देख के, और अगर ऐसा होगा तो आपका मोटिवेशन बहुत वीक होगा। इस सर्विस में आपको बहुत स्ट्रांगली डिटरमाइंड होना चाहिए, और उसके लिए आपका मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम योर ओन इनर सेल्फ। तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको क्यों करना है ये। माई सेकेंड सजेशन इज़ चूज़ योर ऑप्शन वेरी वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं बहुत साल, गलत ऑप्शन ले लेते हैं। गलत ऑप्शन, कोई ऑप्शन सही गलत नहीं होता है, बट इट हैज़ टू सूट योर पर्सनैलिटी कि आप जिसमें सही नंबर ला सकते हैं, तो आप वो ऑप्शन चूज़ करें। थर्डली, हो सके तो स्मार्ट स्टडी करें। यू शुड ओन दी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, द स्मार्ट टेक्नोलॉजी शुड नॉट ओन यू। तो आपको उस तरह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। फोर्थली, हो सके तो ग्रुप स्टडी, अगर आपको ग्रुप मिल जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं मिल रहा है तब भी आपके बहुत रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन जिससे आप कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। डू दैट। दीज आर द जनरल स्ट्रैटेजी जो एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स को करना चाहिए। एक चीज़ और, पुट योर सेल्फ इन एग्जाम लाइक कंडीशंस। जब भी आप तैयारी करें तो आप एक टेस्ट दें बहुत सारे, और इस तरह टेस्ट दें जाके आप खुद के माइंड को ट्रेन कर पाएँ वैसे। सो दीज आर माई जनरल सजेशंस जो करना चाहिए सिविल सर्विस एस्पायरेंट को।